हेलो एवरीवन, टीचिंग एकेडमी बाय सोनिया के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए बच्चे, हम हरियाणा जी के हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 20th जिला आज पढ़ने वाले हैं, जो है पलवल। इससे पहले हम 19 जिले हरियाणा जी के में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी जिले अगर चाहें तो आप वहां से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से ये मैंने यहाँ पे एक एक चीज हैंड रिटन यहाँ पे की हुई है, ठीक है। बीच में एक ये जो पेपर आपने खाली देखा, वो नेशनल हाईवे की अलग से क्लास मैंने बोला था आएगी, उसमें नेशनल हाईवे कवर करवाए गए जाएंगे। अदरवाइज मैंने हर एक चीज, और बच्चे अगर कोई एक आधी चीज जो मेरे दिमाग में मतलब पुरानी, मान लो मैं अपडेट करना भूल जाती हूँ कई बार, तो अपडेटेड नहीं होती, तो वो आप मैं कमेंट करके बता दिया कीजिए कि अब मैम आपने ये चीज गलत लिखी है, यहाँ पर इतने हो गए हैं जिले वगैरह जो भी है उसमें, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी टीचर से भी गलती हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पलवल जिला। मैंने आपको बोला था कि जो बच्चे चाहते हैं कि उनको नोट्स लेने हैं, तो वो एक नंबर मैं स्क्रीन उसमें थंबनेल में डाल दूंगी, फिर भी बता देती हूँ आपको, 9355013322। इस नंबर पे मैसेज करके आप पेड नोट्स ले सकते हैं हरियाणा जीके के। और भी उसके अलावा एडिशनल भी उसमें बहुत कुछ होगा, ठीक है। आप बुक्स खरीदने से बजाय इन नोट्स को पढ़िए, दिस इज सफिशिएंट। इसमें हर एक चीज कवर है जो भी एक जिले के बारे में आपको पढ़नी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी सीईटी का एग्जाम हो जहां पर भी हरियाणा जीके आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पलवल जिला। देखिए, जैसे हमने 19 जिले पढ़े, ऐसे ही जब हम 20वां जिला पढ़ते हैं पलवल, ये जो है ना जिला, पलवल जिला, ये पहले फरीदाबाद और गुड़गांव जिले का हिस्सा रहा था। थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ आपको। तब ये जब 21वां जिला बना, तब कब बना ये, मतलब टोटल जिले हैं हरियाणा में 22, उनमें से ये 21वां जिला कब बना, 15 अगस्त 2008 को, ठीक है। 15 अगस्त 2008 को। कई जगह आपको 13 अगस्त भी लिखा मिलेगा, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। तो एचएससी ने, मतलब एचएससी ने माना था इसको 15 अगस्त 2008, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि पलवल जिला इससे पहले फरीदाबाद और गुड़गांव का हिस्सा रहा था। अब मैं बात करती हूँ इसका नामकरण कैसे हुआ। देखो, माना जाता है कि पलवल का नाम ना पलवासुर नामक राक्षस था एक, उसके नाम पर पड़ा था, क्योंकि भगवान, जिसका वध किसने किया था, भगवान बलराम ने, जो श्री कृष्ण के भाई बलराम थे, उन्होंने इस का नामकरण, इसका वध किया था। किसका? उस राक्षस का, जो को क्या था ना, उसका नाम पलवासुर। तो आपने ध्यान रखना है, इस राक्षस का नाम कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किसके नाम पर पलवल का नाम पड़ा। तो पलवासुर राक्षस के नाम पर इसका नाम पड़ा पलवल। अब मैं बात करती हूँ उपनाम की। उपनाम में मैंने इसके जो पहले जिस वजह से इसका नाम पड़ता था, जैसे अपेलवा पांडवों के काल में, या फिर पलमासुर राक्षस के नाम पर इसका नाम जो पड़ा था, वो मैंने इसमें भी कवर कर दिया, तो आप इन्हें यहाँ ध्यान रखना है। उपनाम में इसको सिटी ऑफ कॉटन या कपास का शहर भी बोला जाता है, ठीक है। और पल्लव, इसे गहरे तालाबों के कारण इसे पल्लव भी बोला जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, सिटी ऑफ कॉटन ज्यादातर आपको पूछा जाएगा कि सिटी ऑफ कॉटन किसे कहा जाता है, तो पलवल को सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है। कपास की अधिकता, कपास उद्योग है यहाँ पर, कपास की अधिकता के कारण इसका नाम क्या है, कपास का शहर बोला जाता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मंडल की। देखिए, हमने हर जिला सीरीज वाइज पढ़ा है, पहले स्थापना, नामकरण, उपनाम, मतलब ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हमने हर जिले में ये सब पढ़ा है। तो आपने ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्ट पेपर में उपनाम पूछ लिया जाएगा। तो जब आप तैयारी करेंगे बच्चे, अगर आपको इन नोट्स को लेने की इंपॉर्टेंस बताती हूँ, अगर जब आप तैयारी करेंगे तो आप पीछे पलटाइए, पीछे पेपर करिए, तो हर एक जिले के पहले उपनाम को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि उपनाम से 22 जिलों के उपनाम आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं गलत कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने नोट्स में से किया होगा। तो बाकी आप अपने बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस देखिए और बनाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसलिए डाल दिया। कोई बच्चा जल्दबाजी में पढ़ना चाहता है तो आप वो नोट्स ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मंडल की। मंडल कौन कौन से, देखिए ये खुद फरीदाबाद मंडल में आता है, पलवल, नूह इसके साथ साथ फरीदाबाद मंडल में आते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। उपमंडल की बात करूं, यहाँ पे पलवल, होडल और हथीन, ये तीनों हैं। अब मैं जनसंख्या की बात करूं, देखिए जनसंख्या जब भी हम करते हैं तो जनसंख्या की गणना जो लास्ट हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो आपने वैसे तो उसके बाद भी हुई है, पर उसका ऑफिशियल डाटा मैंने नहीं उठाया है। यहाँ पे मैंने 2011 की जनगणना के अनुसार लिखा है, 10,42,708 जो है जनसंख्या पलवल की थी, ठीक है। घनत्व की बात करूं तो 767, और साक्षरता दर की बात करूं
तो 69.32% जो है साक्षरता दर, यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं। लिंगानुपात की बात करूं तो 1000 में से 880 ये लिंगानुपात है। अब हम बात करते हैं, हमने हर एक जिले का ये ध्यान रखना है कि सीमा किसके साथ लगती है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसकी वैसे तो सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन हरियाणा में बात करूं तो इसकी सीमा फरीदाबाद, नूंह और गुरुग्राम से लगती है। कल गुरुग्राम जिला पड़ा था, गुरुग्राम वही जिसका पहले नाम क्या था, गुड़गांव था, और जिसे युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को दान में दिया, मतलब अपनी शिक्षा के अपने शिष्य ने उनको दिया था गुरु द्रोणाचार्य को। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका कितना है, 1359 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं लोकसभा क्षेत्र की, तो लोकसभा क्षेत्र कौन सा है इसका, फरीदाबाद इसका लोकसभा क्षेत्र है। और विधानसभा क्षेत्र और उपमंडल ये दोनों सेम है। देखिए, उपमंडल भी पलवल, होडल, हथीन, और पलवल, होडल, हथीन। तो आपने ध्यान रखना है उपमंडल और विधानसभा क्षेत्र दोनों में से एक याद कर लीजिए, तो आपका यहां से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मिट्टी की, कि यहाँ की मिट्टी कैसी है पलवल की। देखिए, पलवल में दोमट मिट्टी और काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, तो आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं उद्योग की, यहाँ पर बहुत ज्यादा उद्योग नहीं है। यहाँ पर कॉटन उद्योग और शुगर मिल, ये दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुगर मिल की बात करूं, शुगर मिल ही लिखना है। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर में पड़ती है, जो काफी बड़ी एरिया में फैली हुई है और काफी बड़ी है। तो और कॉटन उद्योग, कॉटन सिटी भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ का कॉटन उद्योग फेमस है, इसलिए इसे कॉटन सिटी भी बोला जाता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसे कॉटन उद्योग जो है यहाँ का फेमस है, और इसीलिए इसे को कॉटन सिटी बोला जाता है। अब मैं मंदिरों की बात करूं बच्चे, तो पंचवटी मंदिर हरियाणा का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर पंचवटी मंदिर है। वैसे हरियाणा में के बिलासपुर में एक पंचमुखी मंदिर भी है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मंदिर है पंचवटी मंदिर, वो है पंचमुखी मंदिर। यहाँ पे पांडवों ने तपस्या की थी और हनुमान जी की भी पूजा की थी। 2-3 मंदिर हनुमान जी के काफी फेमस है, जैसे चिट्टा मंदिर हनुमान मंदिर जो कि यमुनानगर में है, पंचमुखी मंदिर यमुनानगर के बिलासपुर में है, और ये पंचवटी मंदिर जो कि पलवल में है, और यहाँ पे पांडवों ने तपस्या की थी और हनुमान जी की भी पूजा की थी यहाँ पे। और एक दाऊ जी का मंदिर पलवल में है, और एक तीज वाला मंदिर पलवल में है, और एक सती दादी का मंदिर। देखिए, सती दादी का मंदिर ना काफी पूछा जाता है, यह मंदिर होडल में है, और सती दादी की याद में सैकड़ों वर्ष से यहाँ पे मेला लगता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। और मेले के साथ साथ इसमें यहाँ पे एक कुंड है, जिसमें अगर कोई पर्सन व्यक्ति स्नान कर ले तो उसके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया कि पंचवटी मंदिर यहाँ का फेमस है, दाऊ जी का मंदिर। पंचवटी मंदिर बोलना है, पंचमुखी नहीं बोलना है, क्योंकि पंचमुखी मंदिर बिलासपुर में है, जो यमुनानगर के बिलासपुर में है। और ये हनुमान जी के कुछ मंदिर काफी फेमस है, जो आपने टिप्स पे रखने हैं। पंचवटी मंदिर, पंचमुखी मंदिर और चिट्टा मंदिर। चिट्टा मंदिर हरियाणा के यमुनानगर में है, और दाऊ जी का मंदिर पलवल में है, और तीज वाला मंदिर, हाँ मैंने सती दादी के मंदिर की बताई। यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे स्नान करने से चर्म रोग यानी स्किन की प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाती हैं। और एक काली माता मंदिर जो यहाँ पे हरियाणा, इसमें साल में सिर्फ 2 दिन नवरात्रि की समाप्ति पे खुलता है, और यहाँ पे मिट्टी की मूर्तियां हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ मेले की। मेले से मुझे याद आया कि हमने जब ये स्टार्टिंग करी थी, जब हमने पढ़ना शुरू किया था पलवल जिले को, तो यहाँ पे जब मैंने पलवल जिला पढ़ाना शुरू, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो जिसके नाम पर, पलवासुर राक्षस के नाम पर इस जिले का नाम पलवल पड़ा था, वो उसका वध किसने किया था, भगवान बलराम ने। उसी याद में यहाँ पे बलदेव छठ मेला लगता है। यह भाद्रपद मास, यहाँ यह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की याद में मनाया जाता है, और हर साल अगस्त सितंबर में ये मेला लगता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो हरियाणा के पलवल में बलदेव छठ मेला लगता है, वो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने पलवासुर राक्षस का वध किया था। तो आपने इस मेले को नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से जिसका जो है पलवल का मान लीजिए निर्माण हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि पलवल का आगमन हुआ हमारी दुनिया में, तो उस का जो है किसकी वजह से हुआ, उसी का मेला कहाँ पर लगता है, बलदेव छठ मेला, यानी कहाँ पर लगता है, पलवल में लगता है। तो उसके बाद मैं बात
बात करती हूँ बच्चे सती मेला। देखिए मैं वीडियोस बनाती हूँ मतलब कि हर एक जिले की, तो मेरा क्या रहता है, मैं साथ साथ आपको लिख के नहीं दिखाती, साथ साथ मतलब लिखने से क्या होता है ना, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब मैं इस लिखे हुए को मतलब क्लास तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, इसमें बहुत टाइम लगता है देखिए तैयार करने में। तो मैं आप लोग कराती हूँ, उसमें सारा कंटेंट मैंने ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, ये इसलिए लिखी हुई हैं कि अगर मैं इनको पढ़ा दूंगी, मुंह से बोल के पढ़ा दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप जब इसको अपने नोट्स में लिखेंगे, तो अगर यहीं पे लिखा होगा ना, तो आप यहाँ से इजिली पढ़ के इसको याद कर सकते हैं। तो आपको 9350 पर 13322 पर फोन कर मैसेज, सॉरी ओनली मैसेज करके ये पेड नोट्स खरीद लेने हैं। ओनली 499 में आपको हरियाणा जीके के नोट्स मिल रहे हैं। तो कोई ज्यादा बड़े नहीं है, एक बुक भी नहीं आती है इतने में जिसमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये मैसेज करके ले लेना है, जो भी इस नंबर को हैंडल करते हैं आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, सती मेला होडल में लगता है। सती माता की याद में जिनकी मन्नतें यहाँ पर पूरी होती है, खासकर यहाँ महिलाएं ही आती हैं, मतलब लेडीज आती हैं ज्यादातर। ये होडल पलवल में लगता है, तो आपने ध्यान रखना है सती मेला। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सती दादी का मंदिर भी कहाँ पर है, पलवल में है। अब मैं बात करती हूँ रक्षाबंधन का मेला, ये भी काफी फेमस है। रक्षाबंधन वाले दिन यहाँ पर मेला लगता है, और बच्चे एक फुल डोर का मेला यहाँ पर लगता है, तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। देखिए ये 20 से 25 मिनट की वीडियोस होती हैं, और उसमें आपका सारा कंटेंट कवर करवा दिया जाता है। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो बच्चे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको मतलब सही कर पाऊँ, या फिर कुछ रह जाता है तो मैं आपको इन नोट्स में अपडेट कर दूं, ताकि जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं उनके क्लियर हो जाए। अभी तक 2 से 4 बच्चों के मैसेज आ चुके हैं जिनको नोट्स चाहिए थे। ठीक है, अब धीरे धीरे आप जब करेंगे तो मैं इसको तैयार करके नोट्स विद इन 1 वीक आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे बच्चे जिन्होंने मेरे को मैसेज किया हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इसमें आगे शिक्षण संस्थान की। अब देखिए बच्चे, आपको मैं जब शिक्षण संस्थान की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो एक जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान यहाँ पर हमने याद रखना है, श्री विश्वकर्मा कौशल विद्यालय। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इसी साल 3 जनवरी से 5 जनवरी 2025 को यहाँ पे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो अगर पेपर में करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर हमारे शिक्षण संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर 3 जनवरी से 5 जनवरी 2025 तक युवा महोत्सव, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो आपने ध्यान रखना है वो है श्री विश्वकर्मा कौशल या फिर स्किल विश्वविद्यालय। और इसके बारे में और क्या पूछा जाता है वो है, ये कहां पर लगता है, ये दुधोला में लगता है, और जो कहां पड़ता है, पलवल में। तो आपने इसका जो है लोकेशन यानी दुधोला याद रखना है। और क्या याद रखना है कि ये भारत की पहला कौशल विश्वविद्यालय है जहां पे स्किल्स को सिखाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है वो कहां पर लगता है, दुधोला पलवल में। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा पेपर में कि दुधोला में कौन सा विश्वविद्यालय है, तो आपने क्या देना है, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। या फिर आपके पास कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय, देखिए मैं हरियाणा की बात नहीं कर रही हूं, मैं भारत की बात कर रही हूं। और भारत का पहला कौशल यानी स्किल विश्वविद्यालय कहां पर है, दुधोला विश्वविद्यालय, यानी दुधोला में है, यानी पलवल में है। तो आपने शिक्षण संस्थान में सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको कुछ और याद नहीं रहता है, सबसे पहला पलवल से विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को ही याद रखना है। उसके बाद मैं बात करती हूँ मॉडर्न विद्या निकेतन विश्वविद्यालय, जो कि 2012 में बना था। कौन सा है, मॉडर्न विद्या निकेतन विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर एक जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय भी है बच्चे, जो रसूलपुर गांव में है। पलवल के रसूलपुर गांव में कौन सा पड़ता है, जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय। तो आपने ध्यान रखना है, शिक्षण संस्थान में मैंने 3 बताए, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जो कि दुधोला में है, मॉडर्न विद्या निकेतन विश्वविद्यालय, जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय जो कि रसूलपुर गांव में है। तो इस तरीके से आप जब जीके को पढ़ेंगे, हरियाणा जीके को पढ़ेंगे या पूरा कंटेंट को पढ़ेंगे, तो आपको साथ साथ चीजें याद होती चली जाएंगी। ठीक है ना बच्चे, हमारा मेन फोकस ये है कि हमें रटना नहीं है चीजों को। मैं बार बार एक ही चीज अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें समझ के बोलना है। कि अगर आपके वर्ड आगे आ गया दुधोला, तो आपके मतलब माइंड में तुरंत इमेज छप जानी चाहिए कि अच्छा दुधोला ये तो पलवल में है, और यहाँ पर तो एक कौशल विश्वविद्यालय पढ़ाया गया था, और यही भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय है। तो आपने जब इस तरीके से चीजों को पढ़ा तो आप पक्का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा रुक जाइए, पानी पी लूं।
देखिए अब है पर्यटन स्थल। जब मैं बात करती हूँ पर्यटन स्थल की, कुछ पर्यटन स्थल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे डबझीक। अभी चलो ये लाइन वाइज ही पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक पांडव वन, यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से थोड़ा सा पांडवों का भी कुछ इतिहास देखने को मिलता है। तो पांडव वन यहाँ पर मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का, अज्ञातवास कौन सा है, जब उनको 1 साल का अज्ञातवास, अज्ञातवास क्या होता है कि किसी को उनको दिखना नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसी जगह उनको रहना है कि कोई उनको देख ना ले, अदरवाइज उनको फिर से अपना वनवास काटना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका मतलब वहां से अखंडित हो जाता अगर वो किसी को दिख जाते। तो मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय जो है वो कहाँ बिताया था, यहीं बिताया था, पलवल में बिताया था। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात करती हूँ सती का स्थान। देखिए हमने यहाँ पर सती माता का मेला, मतलब सती का मेला पड़ा, सती मंदिर पड़ा, तो सती दादी का मंदिर पड़ा। उसके बाद सती का स्थान, होडल क्षेत्र में सती के नाम पर एक भव्य मंदिर और तालाब बनाया गया है, जहां जनवरी माह में मेला लगता है। ये वही चीज, वही एक ही की बात हो रही है सती के स्थान की, जहां पे मेला भी लगता है और एक भव्य मंदिर भी है और जहां पे तालाब भी बनाया गया है। तो आपने सती के स्थान को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूं, इसको भरतपुर के राजा सूरजमल के एक सराय तालाब और बावड़ी का, यहाँ पे जो है भरतपुर के राजा सूरजमल ने एक सराय तालाब और बावड़ी का भी निर्माण यहाँ पर करवाया था। तो आपने ये सती का स्थान ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ डबझिक। डबझिक मैंने अभी बताया था आपको, दिल्ली आगरा मार्ग पर डबझिक पर्यटन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। दिल्ली आगरा मार्ग पर जब आप लोग जाएंगे, मार्ग होता है रास्ता, दिल्ली से आगरा रास्ते पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको डबझिक पर्यटन जो है वो कॉम्प्लेक्स नजर आ जाएगा। तो वहां पर आपने घूम कर आना है, देख कर आना है कि ये कैसा है। उसके बाद मैं बात करती हूँ महल एवं 12 खंबा छतरी। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, 12 खंबा छतरी। खंबा आप जानते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा बच्चे खंबा किसे बोलते हैं, ठीक है। 12 खंबा छतरी महल नुमा हवेली का निर्माण भरतपुर के राजा सूरजमल। पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाए कि भरतपुर के राजा कौन थे, सूरजमल। उनके ससुर चौधरी कांशीराम सरोत ने करवाया था। किसका, महल नुमा हवेली है यहाँ पर, एक मतलब महल जो है, हवेली का निर्माण। और महारानी किशोरी राजा सूरजमल की धर्मपत्नी और चौधरी काशीराम की पुत्री थी। जो वो महारानी थी किसकी, किशोरी राजा सूरजमल की धर्मपत्नी थी और चौधरी काशीराम की पुत्री। तो यानी उनके पापा का और उनके हस्बैंड का नाम लिखा महारानी के। तो आपने ये ध्यान रखना है कि महल यहाँ पर क्या है, 12 खंबा छतरी कहाँ पर है, पलवल में है। सबसे पहले तो आप इनकी डिटेल जानने से पहले आप कैसे याद किया कीजिए कि हमने इसमें पर्यटन स्थल में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पांडव वन, अच्छा पांडव वन, फिर उसके बाद सती का स्थान, फिर डबचिक, फिर 12 खंबा छतरी। जब आपको इस तरीके से चीजें आप पढ़ेंगे, फिर आप इनकी सीक्वेंस आपने पढ़ ली कि ये चीजें यहाँ पर है, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, फिर उनके अंदर का इतिहास आपको बिना देखे याद आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने इस तरीके से यहाँ से पढ़ रखा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद कुछ जिनमें से पूछ लिए जाते हैं, पंचवटी पर्यटन स्थल यहाँ पर है। पंचवटी मैंने बताया आपको, पंचवटी यहाँ पे हनुमान मंदिर है, जो कि सबसे बड़ा हरियाणा का जो है हनुमान मंदिर है। इसके बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर यमुनानगर के बिलासपुर में है और एक चिट्टा मंदिर यमुनानगर में है। उसके बाद होडल की सराय, होडल पलवल में है और होडल की सराय भी यहीं पर है। अब मैं बात करती हूँ, एक स्टेडियम भी है यहाँ, जो एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है। तो आपने स्टेडियम में ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम आपसे पूछा जाए कि पलवल में कौन सा स्टेडियम है, तो क्या याद रखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। अब मैं बात करती हूँ रोशन चिराग का मकबरा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि रोशन चिराग का मकबरा भी पलवल में है। और पलवल का किला या फिर माटिया का किला कहां पर है, पलवल में है। द्रौपदी घाट पर्यटन स्थल। और क्या है यहाँ पे, महात्मा गांधी आश्रम। जब महात्मा गांधी की बात आएगी तो ये पलवल ही एक ऐसा जिला है जहां पे पलवल का रेलवे स्टेशन मेन है, क्योंकि वह ऐसा स्थान है जहां से महात्मा गांधी की पहली बार राजनीतिक गिरफ्तारी की गई थी यहाँ से। तो आपने ध्यान रखना है कि उनको कहाँ से अरेस्ट जो है पहली बार किया गया था, तो वो पलवल के रेलवे स्टेशन से। मेन तो प्लेस पलवल
ही माना जाएगा। तो पलवल के रेलवे स्टेशन से उनकी गिरफ्तारी की गई थी, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर किशोरी महल है, अभी हमने किशोरी राजा सूरजमल की धर्मपत्नी और चौधरी काशीराम की बेटी इसमें पढ़ा, जहां पे महल और 12 खंबा छतरी के अंदर। और हरियाणा के 2 जल महल, देखिए हरियाणा में ना 2 जल महल है, एक तो है हमारा पलवल में और दूसरा है नारनौल में। तो आपने पलवल को हल्के में नहीं लेना है कि पलवल में कुछ नहीं है, कि ये बाद में जिला बना है तो इसको हम हल्के में ले लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ हरियाणा में 2 जल महल है, पहला पलवल में है और दूसरा नारनौल में है, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। अब बच्चे देखिए, हमने काफी कुछ चीजें इसमें पढ़ ली, हमने जैसे कि पर्यटन स्थल पढ़ लिए, शिक्षण संस्थान पढ़ लिए, हमने यहाँ मेले, मंदिर और उद्योग पढ़ लिए, फिर हमने इसमें विधानसभा क्षेत्र, मंडल, उपमंडल, जनसंख्या, घनत्व, उपनाम, नामकरण, स्थापना, ये सब पढ़ लिया हमने। लेकिन जब हम प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करते हैं ना बच्चे, तो इसमें हम कुछ ऐसे लोग जो यहाँ से या तो बिलोंग करते हैं या यहाँ से मतलब बिलोंग करते थे और अब कहीं और जाकर के बस गए हैं। देखिए अब मैं बात, वैसे तो ज्यादातर ऐसे ही होता है, आजकल क्या होता है ना, मैं बताऊँ आपको, विलेज में वैसे तो देखिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन शहर के कंपैरिजन में एक हर व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं गांव से शहर में और तरक्की करूं जा करके। अदरवाइज गांव स्वच्छता के मामले में सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन पलवल की बात करूं तो यहाँ से लाला मुरलीधर यहीं से रहे, इनका जन्म 1850 में हुआ था। और हरियाणा के ये क्या माने जाते हैं, सत्याग्रही माने जाते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में पहले पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे, तो लाला मुरलीधर का नाम आएगा, क्योंकि लाला मुरलीधर ही हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1886 में लेकर आए थे। इनके बारे में मैंने इतनी चीजें लिखी हैं जितनी आपको पता होनी चाहिए। ये एक ऐसे महान व्यक्ति थे कि जिनकी वैसे तो कर्म भूमि इनकी कौन सी थी, अंबाला, ठीक है, कर्म भूमि इनकी कौन सी है, अंबाला है। और ये अंबाला से इन्होंने खैर नामक अखबार निकाला था 1899 में। तो कुछ चीजें जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखनी है वो क्या है कि हरियाणा में प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन है, लाला मुरलीधर। फिर उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कौन लेकर आए, लाला मुरलीधर। फिर लाला मुरलीधर कब लेके आए पहली शाखा, 1886 में। और इन्होंने कौन सा पत्र जो है इनका, ये खैर नामक संदेश या कह सकते हैं खैर संदेश या नामक अखबार जो है 1899 में जो इन्होंने निकाला था, वो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इनको जो है लाला मुरलीधर की उपाधि भी दी, मतलब लाला मुरलीधर को जो उपाधि दी गई वो कौन सी थी, राय बहादुर की उपाधि। देखिए राय बहादुर की उपाधि जिनको मिलती है वो लोग काफी स्पेशल होते हैं। वैसे तो कोई भी उपाधि अगर किसी को दी जाती है किसी ना किसी के सम्मान में, या उस व्यक्ति ने कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिससे जो कि उनको उपाधि दी जाती है, तो 1898 में मिली। और उनको कौन सी उपाधि मिली, केसरे हिंद की उपाधि उनको कब मिली, 1904 में। देखिए उन्होंने, उनका जन्म हुआ था 1850 में, मात्र 26 या 36 वर्ष में वो पहली शाखा ले आए, कौन किसकी, कांग्रेस की पहली शाखा ले आए। 1899 में उन्होंने अखबार निकाल दिया। 1898 में, उससे पहले उनको राय बहादुर की उपाधि मिल चुकी थी। केसर हिंद की उपाधि मिली उनको फिर 1904 में, तो आपने ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है, तो लाला मुरलीधर को ही ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। अगर आप इतनी बातें ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व में लाला मुरलीधर के बारे में पढ़ लेते हैं, मेरे हिसाब से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि इनके बारे में इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाता। अब मैं बात करती हूँ पूनम चौहान की। पूनम चौहान के बारे में बताऊं कि भारत वायुसेना में प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर की बात अगर करूं तो वो कहां से बिलोंग करती हैं, यही पल्लवल से। मैं बात करूं सुनील लांबा की, नौसेना अध्यक्ष, ठीक है। देखिए वायुसेना हो, नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करती हैं। ये तो पलवल का नाम आया तो मैंने जो यहां से बिलोंग करता है उसके अंदर लिखा दिया, लेकिन आपको इनके अध्यक्ष भी पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे सुनील लांबा मतलब गलती से मान लो यहाँ पे आ गए पलवल में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नौसेना अध्यक्ष है और इनका संबंध पलवल से है। ऐसे ही आपको हर जिले, हर ऐसी सेना के बारे में उनके अध्यक्ष पता होना चाहिए, उपाध्यक्ष पता होना चाहिए, ताकि आप पेपर में कहीं पे भी कोई ऐसा पॉइंट ना छोड़ के जाएं कि जो आपने ना पढ़ रखा हो,
ठीक है ना। श्री ओम प्रकाश नागालैंड के गवर्नर रहे, यहां से ही बिलोंग करते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने प्रसिद्ध व्यक्तित्व में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लाला मुरलीधर है, जिनको हमने पढ़ा। तो आपने लाला मुरलीधर को ध्यान रखना है। और हमने क्या पढ़ा, पूनम चौहान जो कि पहली फ्लाइंग ऑफिसर है। सुनील लांबा नौसेना अध्यक्ष, इनका संबंध भी पलवल से है। अब मैं महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स की बात करती हूँ। वैसे तो हमने काफी अच्छे से इसको किया पलवल को, फिर भी जो महत्वपूर्ण इसमें बात है वो ये है, जब भी पलवल का नाम आएगा और महात्मा गांधी का नाम ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पलवल का रेलवे स्टेशन वह स्थान है यहां से महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। देखिए यहां से ना पहली बार राजनीतिक गिरफ्तारी जो है किसकी, महात्मा गांधी की, कहां से हुई थी, पलवल से हुई थी। जैसे जैसे हम जिले में आगे बढ़ रहे हैं हमारी जीके और स्ट्रांग होती चली जाती है, क्योंकि हमने उसको इतने अच्छे से पढ़ा है कि जब हम इसका नाम अगली बार देखेंगे पलवल का, तो हमारे दिमाग में, अगर हमने ये क्लास लगा रखी है तो हमारे दिमाग में हर एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाना चाहिए जो हमने आज की क्लास में किया। ठीक है। और हरियाणा एक मात्र ऐसा जिला, हरियाणा का एक मात्र जिला है जो ब्रिज क्षेत्र में आता है, तो वो कौन सा है, पलवल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एक मात्र जिला हरियाणा में है जो ब्रिज क्षेत्र में आता है, वो कौन सा है, पलवल है। और अगर मैं एक और चीज, पलवल का सबसे बड़ा गांव आपसे बच्चे पूछूं तो वो कौन सा है, कुशक है। तो हमने आज जो पढ़ा तो वो हरियाणा जीके में पलवल जिला पढ़ा, जिसके बारे में हमने काफी अच्छे से, काफी डिटेल में हमने पढ़ा है और हमने हर एक चीज इसमें कवर की है। अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप बच्चे, टीचर जो है स्टूडेंट से ही बनता है, ठीक है ना, आप हैं तो हम हैं। तो आपने ये ध्यान रखनी है बात कि अगर हमसे भी कोई गलती हो जाती है तो प्लीज उसके लिए सही करवाएं और कमेंट में करके जरूर बताएं। अदरवाइज अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे 9355013322 पर मैसेज सिर्फ कर सकते हैं और अपने पेड नोट्स ले सकते हैं। जिन 4 बच्चों ने नोट्स मंगवाए हैं उनको विद इन 1 वीक ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और उससे एडिशनल जो भी बनता होगा तो वो सब मैं उसमें डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छे से तैयारी करें ताकि हम रोज वीडियो देखकर 1 घंटे की, ना कई बार बच्चे वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि आप फटाफट से हरियाणा जीके को कंप्लीट करें तो आप ये नोट्स मेरे से मंगवा सकते हैं। इसमें नेशनल हाईवे की एक क्लास अभी रहती है, उसको हम कल या परसों में ले लेंगे। अभी 20 जिले हो चुके हैं आज, तो अभी हम इसकी समाप्ति पर बढ़ रहे हैं। आगे 2 जिले बचे हैं, उनको हम कल और परसों में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।